Okay, now coming to the topic. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, और उसमें हमने बात की थी टू कंपार्टमेंट आईवी बोलस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डोजेज रेजिमेन. What do you mean by dosage regimen? In one sentence, we can define dosage regimen is the manner in which a drug is taken, a manner in which a medicine is taken. किस मैनर से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डोजेज रेजिमेन. और इस मैनर के अंदर इसके पीछे कई सारी चीजें छिपी हुई है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, in case of some drug, single dose is sufficient to provide therapeutic effectiveness. In case of analgesic, antiemetics और hypnotics, इन कंडीशन में क्या कि एक डोज आपको सफिशियंट है आपके लिए. जैसे कहीं पे पेन हो रहा, आपने एक डोज ले लिया, पेन खत्म हो गया. आपको वोमिटिंग फील हो रही है, ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नींद चाहिए, तो एक डोज आपके लिए सफिशियंट है. बट इन केस ऑफ सेवरल अदर इलनेस, द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज लार्जर एज कंपेयर टू थेरेपेटिक इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस बाय सिंगल डोज. बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं उसकी जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है एज कंपेयर टू जो डोज की जो थेरेपेटिक एफिकेसी है उसके कंपेयर में, राइट. इन सच केस ड्रग शुड बी गिवन ऑन रिपीटेटिव टाइम and over a period of time depending on the nature of illness. Therefore, for successful therapy, design of optimum multiple dosage regimen is necessary. ओके, मल्टीपल डोजेस कहाँ पे हमें चाहिए? जब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कोई बीमारी है उसकी ड्यूरेशन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चल रही है, और जो थेरेपेटिक इफिकेसी है किसी ड्रग की वो 4-5 घंटे की होती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी होती है? मल्टीपल टाइम में डोज लेनी होती है. उस कंडीशन में हमें मल्टीपल डोजेज रेजिमेन को एक ऑप्टिमम डोज प्रोवाइड करनी होती है. So when you define the multiple dosage regimen, it is defined as manner in which the drug is administered in suitable dose. अब जो डोज है, आप 200 mg ले रहे हैं, 750 mg ले रहे हैं, 500 mg ले रहे हैं, बाय सूटेबल रूट. किस रूट से ले रहे हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल है, पैरेंट्रल है, टॉपिकल है, विथ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स हाउ मच टाइम इन अ डे. दिन भर में 4 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं. which ensure maintenance of plasma concentration within therapeutic window. ठीक है, पहले भी हमने दिखाया था थेरेपेटिक विंडो का एक कर्व. MEC एंड MSC, ये होता है आपके थेरेपेटिक विंडो. ओके, MEC से नीचे अगर कंसंट्रेशन है वो इफिकेसी शो नहीं करेगा, MSC के ऊपर आ गया तो टॉक्सिसिटी काउज करेगा. तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, दैट मीन्स विद इन थेरेपेटिक विंडो. तो इट इज मेंशन that ensure maintenance of plasma concentration within therapeutic window. That means without excessive fluctuation and drug accumulation for the entire period of therapy. So when you define the multiple dosage regimen, it is the manner through which you can give one drug through with suitable dose by suitable route with sufficient frequency. इसमें 3 टर्म आ गए, एक डोज, एक रूट और तीसरा फ्रीक्वेंसी. कौन सा डोज है? डोज आपको डिफाइन करनी है, किस रूट से देनी है और कितने टाइम्स देने हैं. डोजिंग इंटरवल भी बोलते हैं, डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. ओके, विदाउट एक्सेसिव फ्लक्चुएशन और विदाउट ड्रग एक्यूमुलेशन.
ओके, फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ थेरेपी। जब तक आपके इलनेस है तब तक आपको ये डोज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, डोज के साइज, डोज का रूट और साथ में फ्रीक्वेंसी आपको एडजस्ट करनी है। ओके, सो in designing dosage regimen, it is assumed that all pharmacokinetic parameter, जितने भी pharmacokinetic parameters होते हैं of the drug, it should be remains constant during the course of therapy once the dose regimen is established. Also, the calculations are based on one compartment model which can be applied for two compartment model where beta is used instead of Ke and VDSS is used instead of VD. अब आपने पढ़ा होगा के एलिमिनेशन कांस्टेंट वन कंपार्टमेंट में, जब आपने पढ़ा था टू कंपार्टमेंट उसमें हमने बीटा यूज किया था। सिमिलरली VDSS एट स्टेडी स्टेट, ओके, और ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंगल कंपार्टमेंट के लिए है, ये मल्टीपल कंपार्टमेंट के लिए। नाउ फॉर designing of dosage regimen, we have two important parameters. First is dose size. That means the quantity of drug administered. कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं, है ना। डोज साइज हो गया। अब जैसे पैरासीटामोल के बारे में बात करें तो उसके अलग अलग डोज आते हैं मार्केट में, आप कौन सी डोज प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। The magnitude of both therapeutic as well as toxic response depends on dose size. देखो, या तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देगा या अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो टॉक्सिक रिस्पॉन्स देगा। ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, डोज के साइज पे, ठीक है। ग्रेटर द डोज साइज ग्रेटर द फ्लक्चुएशन। अब अगर आप ये वाला ग्राफ देखेंगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, यहां पे तीन ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। ये MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, MSC मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में है तो ये एक ऑप्टिमम डोज है। इसके नीचे है स्मॉलर डोज मिनिमम फ्लक्चुएशन बट विच इज इनइफेक्टिव थेरेपेटिकली। इनइफेक्टिव क्यों? क्योंकि ये ME से नीचे है, हमें MEC से ऊपर लाने हैं। Larger dose, large fluctuation shows both therapeutic and toxic response. यहाँ पे दोनों ही है, टॉक्सिक रिस्पॉन्स भी आ रहा है और यहाँ पर थेरेपेटिक रिस्पॉन्स भी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम डोज प्रोफाइल विच इज थेरेपेटिकली सक्सेसफुल। ओके, तो तीन हमारे पास डोज है, स्मॉलर डोज, लार्जर डोज और ऑप्टिमम डोज, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। डोज अगर छोटे स्मॉलर है, फ्लक्चुएशन बहुत कम हो रहे हैं, इसके अंदर ये हो रहा है। लेकिन ये जो है MEC से नीचे है तो ये क्या होगा, थेरेपेटिकली इनइफेक्टिव। भले ही जो आपके फ्लक्चुएशन है वो मिनिमम है बट इट इज इनइफेक्टिव थेरेपेटिकली। यहाँ पे डोज साइज लार्जर है, फ्लक्चुएशन भी काफी हो रहे हैं और इसकी वजह से दोनों ही थेरेपेटिक रिस्पॉन्स और साथ में टॉक्सिक रिस्पॉन्स, क्योंकि ये MSC के ऊपर जा रहे हैं। स्टार्ट तो यहीं से है तो इस वाले एरिया में भी आ रहे हैं, थेरेपेटिक इफेक्टिव है, फिर इसके ऊपर भी जा रहे हैं। और जो ऑप्टिमम डोज है वो एक्चुअली में थेरेपेटिक इफेक्टिव है, वो MEC और MSC के बीच में ही है और हमें इसी डोज को मेंटेन रखनी है ना। उसके नीचे अगर आ गए तो थेरेपेटिकली इनइफेक्टिव, इसके ऊपर आ गए तो टॉक्सिक रिस्पॉन्स। हाँ, वो साइमल्टेनियस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अगर साइज अगर लार्ज है तो फ्लक्चुएशन फास्ट होगा और काफी लंबा होगा। साइज अगर स्मॉल है तो फ्लक्चुएशन भी स्मॉल हो गया। तो फर्स्ट पैरामीटर विच यू हैव टू मेंटेन in designing of dosage regimen is
dose size. Okay, greater dose size, greater fluctuation between C max and C minimum. और SS का मतलब क्या? एट स्टेडी स्टेट, जहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन. एंड ग्रेटर चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर साइज बड़ी है तो टॉक्सिसिटी के भी चांस काफी हो जाएंगे. अगर स्मॉलर साइज है फ्लक्चुएशन स्मॉल होंगे बट विच इज इनइफेक्टिव. ओके, this is called first parameter which you have to maintain during designing of dosage regimen. Second parameter is called dosing frequency. Okay, frequency means how many times you should give to the patient. और देखो यहाँ बीच में एक लिखा हुआ है टाइम इंटरवल which is inverse of dosing frequency. डोजिंग फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो, जो टाइम इंटरवल है वो 4 आवर्स है, तो 24 आवर्स में आप कितनी बार दोगे? 8 टाइम्स. ओके, 8 कहाँ 6 हो गए यार. 6 टाइम्स. ओके, डोजिंग इंटरवल, एक डोज और दूसरे डोज के बीच में जो टाइम गैप है उसको बोलते हैं डोजिंग इंटरवल. वो कितने घंटे का? 4 घंटे का. 24 घंटे के अंदर आपको देना 6 टाइम्स. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6. ओके, नाउ डोजिंग इंटरवल को आपने बढ़ा दिया 8 आवर्स. अब डोजिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3. दैट मीन्स डोजिंग इंटरवल इट इज द इनवर्स ऑफ डोजिंग फ्रीक्वेंसी. समझ में आई बात? एक बार फिर से सोच लो. डोजिंग इंटरवल अगर इसको बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसको घटाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है, राइट? So dosing frequency means the time interval between two doses and it is calculated on the basis of half life of the drug. तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी किस बेस पे डिपेंड करता है? हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग. ओके, इफ द इंटरवल इज इंक्रीज्ड, इंटरवल बढ़ा दिया आपने, एंड डोज इज अनचेंज, डोज सेम है, देन सी मैक्स वैल्यू, सी मिनिमम वैल्यू एंड सी एवरेज वैल्यू डिक्रीजेस. क्योंकि आपने डोज इंटरवल बढ़ा दिया, डोज तो सेम ही है, तो इन सब की वैल्यू घट हो जाएगी. बट द रेशियो ऑफ सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम विल बी इंक्रीजेड. Okay, and opposite will be observed when dosing interval is reduced or dosing frequency is increased. Okay, it also result in greater drug accumulation in the body and toxicity. वहां पे आपने डोज साइज का ये देखा था ग्राफ, अब ये डोजिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. फर्स्ट है लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी. लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है, दैट मीन्स इंटरवल क्या ज्यादा है. इसका मतलब यह कि इंटरवल ज्यादा का मतलब क्या है? डोज क्या होगा? लार्जर होगा. और अगर जब डोज लार्जर है तो फ्लक्चुएशन क्या होते हैं? लार्ज. लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, लार्ज फ्लक्चुएशन, बट विच इज थेरेपेटिकली अनसक्सेसफुल. हाई डोजिंग फ्रीक्वेंसी बार बार आपको देना पड़ रहा है क्योंकि डोज की जो साइज है वो स्मॉल है, और जब डोज साइज स्मॉल होगी तो फ्लक्चुएशन लेस हो जाएगी. लेस फ्लक्चुएशन बट शोज बोथ therapeutic and toxic response. And optimum dosing frequency, that means the dosing interval equal to T half. In that case this is called therapeutically successful. Okay, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी और डोज साइज दोनों का जो ग्राफ है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमें ऑप्टिमम डोजिंग फ्रीक्वेंसी और ऑप्टिमम डोज साइज रखनी है.
अगर लार्ज डोजिंग फ्रीक्वेंसी कर दिया और लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी कर दिया तो फ्लक्चुएशन में क्या फर्क पड़ेगा आपको पता होनी चाहिए. Okay, so these two parameters you should maintain while adjusting multiple dosage regimen. Now accumulation index. देखो सिंगल डोज है, एक बार आपने दिया, जो भी इलनेस है वो खत्म हो गया, अक्यूमुलेशन का कोई चांस ही नहीं है. मल्टीपल टाइम में आप अगर दे रहे हैं तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर ड्रग जाकर के अक्यूमुलेट हो जाए, है ना. So in case of multiple dosage regimen, drugs are frequently administered, and in such case first drug concentration after certain time is added to the next dose. हो सकता है कि जो आपने फर्स्ट डोज दिया वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ, उससे पहले आपने सेकंड डोज दे दिया, तो उसके कुछ पार्ट सेकंड डोज के साथ ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. And this condition is called accumulation. That means the first dose of your drug is not completely eliminated and you have added next dose. In that condition, the accumulation will be there. That means accumulation occurs because previous dose has not been removed completely from the body. So after certain time, the rate of absorption equal to rate of elimination. Absorption धीरे धीरे बढ़ रहा, rate of absorption, और elimination किसको follow कर रहा, first order को. तो जैसे concentration बढ़ेगा elimination भी बढ़ जाएगा. At a time when rate of absorption equal to rate of elimination, this is called steady state or plateau state or infusion equilibrium. That means plasma reaches a constant value. उस टाइम में प्लाज्मा के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. ओके, अगेन यू कैन सी इन दिस ग्राफ, दिस इज फॉर accumulation of drug in the body during multiple dosing, amount of drug in the body and dosing interval. ये वाला जो ग्राफ है, जो डोजिंग इंटरवल है वो टी हाफ के इक्वल है. दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू टी हाफ. So you can see in this figure, initially you have administered one dose x naught, ये फर्स्ट डोज है, राइट. आपने फर्स्ट डोज को एडमिनिस्टर किया बॉडी के अंदर एट फर्स्ट टी हाफ या एट नेक्स्ट टाइम इंटरवल, दोनों सेम है यहां पे, ठीक है. नेक्स्ट टाइम पे इसकी 50% ड्रग बॉडी में अभी भी है. टी हाफ का मतलब क्या होता है, 50% एलिमिनेट, 50% अभी भी है, ठीक है. नेक्स्ट टी हाफ पे 50% है और सेम टाइम पे आपने नेक्स्ट डोज को एडमिनिस्टर कर दिया. एक्स नॉट प्लस हाफ एक्स नॉट, ये हाफ एक्स नॉट पहली डोज की और ये नेक्स्ट डोज, ठीक है. सेकंड टी हाफ यहां पे इसका हाफ और इसका 1/4, सेम टाइम पे आपने नेक्स्ट डोज यानी 1 ऐड कर दिया और सेम ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहा. ऑलमोस्ट 4 to 5 टी हाफ के बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन. दैट इज कॉल्ड एट स्टेडी स्टेट और प्लेट्यू स्टेट. ओके, वहां पे दो वैल्यू हमें लेनी है, लोअर एसिम्टोट एंड अपर एसिम्टोट. दैट मीन्स एक्स मैक्स एट स्टेडी स्टेट, एक्स मिनिमम एट स्टेडी स्टेट. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एट प्लेट्यू स्टेट the minimum value of x is 1x naught. आप कैलकुलेट कर लो, ये सबको ऐड कर लो. आफ्टर 4 to 5 टी हाफ आपको क्या मिलेंगे, 1 टी हाफ. एक्स एस मिनिमम इक्वल टू 1x naught.
हाफ 14 18 116 सबको जब आप ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 5 टी हाफ के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1x0 जो आपने इनिशियल डोज दिया था। सिमिलरली एक्स मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x0। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप 5 टी हाफ के बाद कैलकुलेट करोगे एक्स मिनिमम की वैल्यू 1x0 और एक्स मैक्सिमम की वैल्यू 2x0। ओके, सो वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम एट प्लेटियू is equal to 2x0 minus x0 is equal to 1x0. And value of xs max upon xx minimum is equal to 2. होगा ना, ये 2x0 x0 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 कट गया 2, ये 2x0 माइनस 1x0 इज इक्वल टू 1x0। ओके, तो ये कर्व और ये ग्राफ कहाँ था आया पता चल गया ना। फर्स्ट टी हाफ के बाद सेकंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ एंड ऑलमोस्ट 5 टी हाफ के बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। So it is mentioned after administration of first dose 1x0 at next dosing interval the remaining quantity will be half x0, that is amount of drug remaining in the body, and then administration of next dose it will increase the body concentration to x0 plus half x0 और ये चीजें नेक्स्ट टाइम फिर और ऐड होते जाएगी। So as the amount of drug in the body increases gradually due to accumulation, rate of elimination also increases because rate of elimination depends on the first order kinetics, and it will increases until a steady state or plateau is achieved where rate of absorption equal to rate of elimination, and at plateau state value of XSS minimum is 1x0 which is amount of drug in body after first dose, and value of XSS maximum is 2x0 which is equal to twice the first dose, and X max minus X minimum is x0, X max upon X minimum is 2. This is applicable when dosing interval equal to T half of the drug. Tau is smaller than T half, that means जो इंटरवल है वो आप कम कर दिया T half से, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ओके, द डिग्री ऑफ अक्यूमुलेशन इज ग्रेटर, ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दिया, और अगर टाउ इज ग्रेटर देन T half तो क्या होगी, अक्यूमुलेशन क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, वाइस वर्सा। So the drug accumulates in the body during multiple dosing is a function of dosing interval as well as elimination half-life, and it is independent of dose size. अभी आपने देखा ना डोज साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, डोजिंग इंटरवल पे और एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। ओके, सो accumulation index, that is RAC, can be calculated by the equation RAC is equal to 1 upon 1 minus e to the power minus k e tau, where tau is dosing interval. Okay, or RAC is accumulation index. Now you have two dose. First is called loading dose, second is called maintenance dose.
अगर आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल वाले कर्व देखेंगे, ये वाले MEC, MSC, तो किसी भी ड्रग के लिए अगर आपको थेरेपेटिकली शो करना है तो कंसंट्रेशन MEC से ऊपर होनी चाहिए। ओके, आपने कोई डोज दिया, फर्स्ट डोज ये यहां पे गया और फिर नीचे आ गया, इसका मतलब क्या? थेरेपेटिकली इनएफेक्टिव। आपने सेकंड डोज दिया, थोड़ा और ऊपर गया, थर्ड डोज दिया, यहां पहुंचा, उसके बाद फोर्थ पे यहां पे, तो फोर्थ डोज आपके पहुंच रहे कहां तक? MEC के पास, विच इज थेरेपेटिकली इफेक्टिव। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग or minimum amount of drug that should reach to minimum effective concentration before maintaining the dose for longer period of time, it is called loading dose. Loading dose means जहां से आपकी ड्रग थेरेपेटिकली इफेक्टिव हो जाए उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। ओके, सो आपने क्या देखा? जब पिछले वाले ग्राफ में ऑलमोस्ट 5t½ लगे उसको एक प्लेट्यू तक पहुंचने के लिए, जहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, और वो उस ग्राफ के बीच में ही आ रहे हैं। तो अगर किसी ड्रग की बात करें तो उसको आप कम से कम 5 टाइम्स देंगे तब वो जाकर के लोडिंग डोज को मेंटेन करेगा। बट इन केस ऑफ IV बोलस, it can be achieved immediately by administering a dose that gives the desired steady state rapidly before the commencement of maintenance dose X0. Such an initial or first dose which is therapeutically active is called loading dose. That means अगर आपने IV दे दिया और ये फर्स्ट डोज में ही इसको क्रॉस कर गया, दैट इज कॉल्ड लोडिंग डोज। अब आपको 5 बर्तवे आपको या 5t½ तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे दोगे तो उसको 5t½ तक वेट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में IV बोलस कंडीशन में सिंगल डोज which can be achieved immediately by administering a dose that gives desired steady state before maintenance of or before commencement of maintenance dose X0, such an initial or first dose is called loading dose, and it can be expressed by X initial or 0L. दैट मीन्स आपने स्टार्टिंग टाइम पे दिया ना उसको फर्स्ट डोज जो दिया, इसलिए इसको बोलते हैं 0L। ठीक है, अब यहां तक वो पहुंच गया। अब इसके बाद जो भी डोज दे रहे हो वो इसी ग्राफ के अंदर में है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। क्यों मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफ इसके नीचे नहीं आ जाए, इसको इस वाले रेशियो को, इस वाले कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए आप एक मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस डोज, एंड दैट कैन बी expressed by X0. Okay, so simple equation for calculation of loading dose X0L is equal to CSS average volume of distribution upon F, where F is fraction of dose that is administered or that is reaches to the desired steady state. When volume of distribution is not known, then loading dose may be calculated as X0L upon X0 is equal to 1 upon 1 minus e to the power minus Ka tau in bracket 1 minus e to the power minus Ke tau. Ka absorption rate constant, Ke elimination rate constant. ये वाले इक्वेशन तब एप्लीकेबल है जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो पहले वाला जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होगा। एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन एब्जॉर्प्शन इज मच ग्रेटर देन एलिमिनेशन एंड ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली
But in case of IV route, the absorption is very fast. Therefore, absorption phase is neglected and then above equation reduced to accumulation index. In case of IV, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट फास्ट होते हैं या एब्सेंट होते हैं. उस कंडीशन में ये वाले पार्ट को आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट बचेगा 1/e⁻ माइनस के ई टाउ एंड 1/e⁻ के ई टाउ इज इक्वल टू accumulation index. तो ये किसके इक्वल हो गए, accumulation index के. So after loading dose is given, the another dose which is given to maintain steady state concentration and which is given to maintain plateau concentration, this is called maintenance dose. मेंटेनेंस डोज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर एमईसी से नीचे आ गया तो फिर थेरेपेटिकली इनएफेक्टिव हो गया. तो हमें मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू रखनी है टिल द इलनेस, टिल द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस. दैट मीन्स it maintain the response of drug by replacing drug lost during dosing interval. जितनी ड्रग लॉस्ट हो रही है हर डोजिंग इंटरवल पे उसको ये रिप्लेस कर रहा. कौन? मेंटेनेंस डोज. So maintenance dose equal to loading dose multiplied by 1 minus e⁻ minus k tau जो आपने लिखा पहले, और loading dose equal to maintenance dose upon 1 minus e⁻ minus k tau. So loading dose upon maintenance dose x naught L upon x naught is equal to 1 upon 1 minus e⁻ minus ke tau, where tau is dosing interval. Okay, and in case of elimination which follows first order kinetics, 1 minus e⁻ minus ke tau. Tau is equal to t half. One minus e⁻ minus ke t half for elimination 0.693 upon ke. ke cancel out. Now you have 1 upon 1 minus e⁻ minus 0.693 and e⁻ minus 0.693 is equal to almost 0.5. 1 minus जब टाउ डोजिंग इंटरवल टी हाफ के इक्वल है तो रेशियो ऑफ लोडिंग डोज अपॉन मेंटेनेंस डोज इक्वल टू 2 and this is called dose ratio. Dose ratio is the ratio of loading dose upon maintenance dose which is equal to 2 when tau is equal to t half. Okay, जब टाउ इज इक्वल टू टी हाफ है डोज रेशियो क्या हो जाएगी 2, बट व्हेन टाउ इज ग्रेटर देन टी हाफ देन डोज रेशियो इज स्मॉलर देन 2. यहां से आप देखेंगे जब, एंड व्हेन टाउ इज स्मॉलर देन टी हाफ डोज रेशियो इज ग्रेटर देन 2. ओके, तो ये ग्राफ उसी बेस पर है. फर्स्ट वाला जो ग्राफ है जो ऑप्टिमम वाले है जो बिटवीन एमईसी और एमएससी है, हेयर टाउ इज इक्वल टू टी हाफ और यहाँ पे टाउ इज स्मॉलर देन और टाउ इज ग्रेटर देन.
यहाँ पे डोज रेशियो ग्रेटर देन 2, ये डोज रेशियो स्मॉलर देन 2। ओके, if the therapeutic range, volume of distribution and clearance or half-life of the drug is known, then dosage regimen can be designed to maintain drug concentration within the therapeutic range. The latter is defined by lower limit as well as upper limit, where in case of upper limit and lower limit, tau max is equal to 2.303 log C upper upon C lower upon Ke, where Ke is 0.693 by T half. This is applicable in case of elimination or first order elimination. और इसी को मॉडिफाई किया गया है। जब उस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करेंगे, यू विल गेट 3.32 T हाफ लॉग C अपर माइनस C लोअर, क्योंकि के की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 0.693 बाई T हाफ, तो वहां से ये इक्वेशन आ जाएगा। और फिर एक्स नॉट मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी वी डी सी अपर माइनस सी लोअर अपॉन एफ, and final value for C average is equal to C upper minus C lower upon 2.303 log C upper upon C lower. That's all about multiple dosage regimen, calculation of loading dose, calculation of maintenance dose and accumulation index. ये यूनिट आपके ऑलमोस्ट डन कंप्लीट, यूनिट 4, और जहाँ तक आज ख़त्म हुई है ये आपके सिलेबस में मिड सेम के लिए है, मिड सेम 2 के लिए। दैट मीन्स यूनिट 3 एंड यूनिट 4।